सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कमर आगा साहब आए हमसे पहले, बहुत आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी बात कही, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह गए। मैं उन बातों पर खासकर बात के अपने वक्तव्य में जो कुछ बातें उन्होंने उठाई बहुत महत्वपूर्ण हैं, उस पर कभी और किसी मौके पर हम लोग ज़रूर विचार करेंगे या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपके सामने सबसे पहले तो कलीमुल हफीज़ साहब जो कन्वीनर हैं इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम के, उनको रिसर्च टीम जो इनकी है इस इंस्टीट्यूट की, डॉक्टर जावेद आलम खान साहब, डॉक्टर खालिद खान, डॉक्टर शोराब अंसारी, डॉक्टर वसीम अकरम, डॉक्टर अब्दुल रशीद आगवान, ये सभी जो लोग, ये टीम जिसने ये रिपोर्ट लाई है, इन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मैं देता हूँ। इन्होंने वाकई बड़ा काम किया है। इन्होंने इसलिए बड़ा काम किया है क्योंकि सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, वो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। रंगनाथ मिश्रा की जो रिपोर्ट थी वो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव था, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, आप तो उसके पार्ट है जी। लेकिन ये एक सामुदायिक, या यूं कहा जाए कि एक कमेटी या एक टीम का इनिशिएटिव है, तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप आगे भी कोई सर्वे, कोई इस तरह की स्टडी करें, तो मैं नहीं समझता कि आपको किसी बड़े इंस्टीट्यूट को बहुत पैसा उसको देकर हायर करना चाहिए। आप इवॉल्व कीजिए अपनी टीम, एक ऐसी टीम बनाइए जो इस तरह के रिसर्च इनिशिएटिव को ले सके और अपनी कम्युनिटी या दूसरी कम्युनिटीज को भी, पूरी सोसाइटी के लिए काम कर सके। तो एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूट आप बिल्ड करने जा रहे हैं या कर सकते हैं। मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जो है, संस्थाओं का निर्माण हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत उसकी गति धीमी हो गई है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान या उसके पहले भी अगर देखा जाए या उसके बाद भी देखा जाए, खासकर 50-60s के दौर तक, लोग जो हैं डिफरेंट पॉलिटिकल कलर्स के लोग, डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रीम के लोग, अलग अलग समाजों समुदायों के लोग, उन्होंने अपने आसपास के लोगों के विकास या विस्तार के अलावा, अपनी योजनाओं के विस्तार के अलावा, उन्होंने संस्थाओं के निर्माण पर काफ़ी जोर दिया। और उसी के मुतालिक आपने देखा कि आज़ादी की लड़ाई के दरमियान बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज आई सामने, बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान बने, और ऐसे भी लोग जो सियासत में थे या एकेडमिक्स में थे या सामाजिक आंदोलनों में थे, उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं बिल्ड की। खासकर जैसे डॉक्टर अंबेडकर, बहुत कम पैसे वाले आदमी थे, उनके पास तो बहुत ज़्यादा संपत्ति भी नहीं थी, और लेकिन उन्होंने भी सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज और तमाम तरह के इंस्टीट्यूट्स बिल्ड किए। आप अलीगढ़ को देख लीजिए, आप BHU को देख लीजिए, ये सभी एक दौर के महान संस्थान हैं और जो आज भी रोशनी दे रहे हैं पूरे समाज को। लेकिन ये भी है कि जो ये संस्थान बने, उनकी रोशनी छीनी भी जा रही है, उन्हें बेदम किया जा रहा है। उन संस्थानों को आप देख लीजिए, आपके बगल में एक संस्थान है जहां से हम लोग पढ़े हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, आज उसकी क्या हालत है और आगे और क्या हालत हो जाएगी अगर स्थितियां यही बनी रही तो इसलिए जो मैं आज इस रिपोर्ट के अलावा, इस रिपोर्ट पर मैं अभी नहीं बोलने जा रहा हूँ। आशुतोष ने, हमारे दोस्त ने बहुत बातें कही, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आप सबका समय कीमती है और आप लोग सबका भाषण सुन चुके हैं, थके भी हैं। तो मैं कुछ संक्षेप में बातें रखूंगा जो थोड़ा अलग हैं। और वो क्यों मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग सिर्फ ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल के रूप में हैं या एक समाज के केवल एक इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि एक समाज है, रिप्रेजेंट करते हैं, अनेक लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, अनेक लोगों को आप उनकी सोच से, उनके विचार से, आप अगर उनके सोच और विचार में कोई कमी है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। यानी आप पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आप लोगों के साथ ये कोई मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं अपने अनुभवों को शेयर कर रहा हूं। अगर आपको सही लगे तो आप बेशक इनको मानिएगा, नहीं अगर लगे तो आप उसको खारिज कर दीजिएगा, उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा। पहली बात तो यह है जो मैं शिद्दत के साथ कहना चाहता हूं, जो मेरी ओपिनियन थोड़ी बहुत सारे पूर्व वक्ताओं से अलग है। देखिए, हमारे जैसे समाज में जो सामुदायिक स्तर पर जो काम होते हैं वे बेहद जरूरी हैं और ये होने चाहिए। मैं इस काम की न केवल तारीफ कर रहा हूं बल्कि ये कह रहा हूं कि इस सिलसिले को लगातार आगे बढ़ाइए। मैं तो कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कीजिए। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आप बाहर से हायर करने की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा खर्च करके एजेंसी, आप अपने लोगों का विस्तार कीजिए, अपने लोगों को इसमें इन्वॉल्व कीजिए। उसमें तरह तरह के समुदायों के लोग हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक ही समुदाय के लोग हों। लेकिन मैं एक इस भ्रम को, मेरे हिसाब से ये जो इल्यूजन या ये जो कंफ्यूजन है कि हम सब कर लेंगे और हम शैक्षिक स्तर पर, एजुकेशन के लेवल पर भी लोगों को इंपावर कर लेंगे, उनको एजुकेट कर लेंगे, उनको रोजगार भी हम दिला लेंगे, हम उनकी सुरक्षा भी मुहैया करा लेंगे, मुझे लगता है एक बिल्कुल भ्रांत धारणा है हमारे जैसे मुल्क के लिए।
और आज जो मुल्क की स्थिति है उसमें तो और भी बहुत ही भ्रांत और इल्यूजन क्रिएट करने वाली एक धारणा है। देखिए, मान लीजिए, कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए, आप भारत के हर शहर में एक इंस्टीट्यूट या एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर लेते हैं। कल्पना कीजिए, और हालात ऐसे ही रहते हैं। अभी हालात क्या है मैं नहीं बता रहा हूं, आप समझ रहे हैं। तो वो उन इंस्टीट्यूशंस को काम नहीं करने दिया जाएगा, उनकी घेराबंदी कर दी जाएगी, उनकी दीवारें तोड़ दी जाएंगी। तो आप ये मत समझिए, आप चाहे जितना शराफत दिखाएं, जितनी संजीदगी दिखाएं, जितनी मासूमियत दिखाएं, लेकिन आप कितना कर पाएंगे, कितना करने दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी इनिशिएटिव को कम कर रहा हूं, नो, आपको इनिशिएटिव लेते रहना है, और निश्चित रूप से इसका बहुत फायदा होता है सामाजिक रूप से, सामुदायिक रूप से। लेकिन अगर डेमोक्रेसी हमारी नहीं मजबूत होती है, अगर डेमोक्रेसी हमारी सस्टेन नहीं करती है, तो जितने हमारे और प्रयास हैं वो प्रयास मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। हम वहां तक नहीं पहुंचा सकते जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। हम कुछ उदाहरण देकर अपनी बात समझाएंगे। देखिए, आई थिंक ये बात है 1997 की। क्वीन एलिजाबेथ, यहाँ इकबाल साहब हैं, उनको जरूर याद होगा। क्वीन एलिजाबेथ आई थी भारत, उनका दौरा था आई थिंक 1997 में। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट जो इंडिया के थे, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से तो जर्नलिस्ट आए ही थे, भारत से भी बहुत सारे जर्नलिस्ट गए, क्योंकि उनको कोचीन जाना था। कोच्चि में उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो हमको दैनिक हिंदुस्तान में उन दिनों मैं काम करता था, मुझे भी जाने का मौका मिला। और मैं कोच्चि जब गया तो हिंदी का मैं इकलौता पत्रकार था उनके 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 टूर को कवर करने वाला। और मैं केरल पहली बार गया भी था, तो मैं बहुत खुश था। संजोगवश उन्हीं दिनों अरुंधति राय की किताब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आई थी बाजार में। ये बिल्कुल वही महीना है आसपास। मैंने वो किताब पढ़ी नहीं थी, लेकिन मैंने एयरपोर्ट पर वो किताब खरीद ली। एयरपोर्ट पर मांगी मिली, लेकिन मैंने किताब खरीद ली बिना किसी डिस्काउंट के। और इसलिए खरीद ली कि मुझे मालूम था, अखबारों में छपा था कि ये केरल इसकी बैकग्राउंड है, जो गांव है वो कोट्टयम के पास का है, और ये है और वो है। ये भी था कि उसमें कुछ पॉलिटिकल इश्यूज उठाए गए हैं। तो मैंने सोचा कि भाई रानी जब चली जाएंगी तो हम अपने देश की कहानी कहेंगे, यानी केरल की कहानी कहेंगे। एक पत्रकार हैं तो हम रुक करके 10-15 दिन केरल घूमेंगे और लिखेंगे। मैंने लिखना शुरू किया, वो कवर करना शुरू कर दिया, और वो किताब मैं पढ़ता भी था बीच बीच में। तो केरल जाकर मैं चकित रह गया, क्योंकि मैं यूपी का बंदा, ईस्टर्न यूपी का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा, गांव में पढ़ा था, और जेएनयू में आकर रिसर्च किया था। तो मैं इसलिए चकित हुआ कि वहां का समाज बिल्कुल डिफरेंट है। वहां जो विकास है, जो शैक्षिक स्थिति है, लोगों के जो संवाद है एक दूसरे से, होटल में आप रुकिए, आप कहीं भी जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, कॉफी हाउस में जाइए, एक अलग माहौल दिखा मुझे। मैंने सोचा आखिर इसके पीछे कहानी क्या है। बहुत बड़े बड़े नेताओं से मैंने बात की वहां के। जब रानी चली गई इंग्लैंड, तो मैं रुक करके और लोगों से मिलता जुलता था। तो जितने नेता हमें अपॉइंटमेंट देते थे, मैं सबका इंटरव्यू करता रहा। इसी बीच में मेरे दिमाग में बात आई कि मैं क्यों ना अरुंधति राय की माता जी से बात करूं। उन दिनों मेरा अरुंधति राय जी से परिचय नहीं था व्यक्तिगत, तो स्टार बन गई थी, लेकिन मेरा निजी परिचय नहीं था। लेकिन उस दौरे में तो नहीं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद दूसरा दौरा जब हुआ तो मैं उनकी मां से मिला। और उनकी मां से जब मैं मिला, उनका नाम था मेरी रॉय, अभी कुछ ही महीने पहले उनका देहांत हुआ। और बहुत मशहूर, अरुंधति राय पूरे देश में मशहूर हैं, लेकिन जितनी मशहूर वो उस वक्त थी, उतनी अरुंधति राय केरल में या कहीं भी नहीं थी। वो अपने जमाने की बहुत मशहूर महिला, बहुत फाइटर। तो मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो उनसे ये सवाल किया, थोड़ा मैं विस्तार में जानबूझकर जा रहा हूं। मैंने कहा कि ये बताइए कि आपका ये समाज, वो एजुकेशनिस्ट थी, ये पहले बता दूं मैं, वो इंस्टीट्यूशन एक चलाती थी, और अभी भी वो इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा शैक्षिक संस्थान है, और उसमें लड़कियां और तमाम तरह की पढ़ाई लिखाई होती है, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है वो कोट्टयम का। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा सवाल था कि आपका ये केरल क्यों इतना विकसित है। हम जब HDI देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं इंडिया का, उसमें नंबर 1 स्टेट है। मानव विकास सूचकांक, जिसमें हेल्थ होता है, शिक्षा होती है, रख रखाव होता है, जीवन शैली होती है, उसको लेकर ये बनता है। और ये संयुक्त राष्ट्र UNDP की जो संस्था है, UNDP, वो भारत के सूचकांक को तैयार करती है। भारत के, यानी विश्व में 191 अगर मुल्क है, तो उसमें भारत 131वें नंबर पर क्यों है, या जो भी नंबर उसका हो, ये सब वो निर्धारण होता है वहां से। तो इंडिया में जब इंडेक्स बनता है तो उसमें केरल हमेशा आगे रहता है, ये आप सब जानते होंगे ज्यादातर लोग। तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा इतिहास जो है उसको जब तक आप नहीं समझेंगे, आप हमारी विकास की कहानी भी नहीं समझ पाएंगे। तो हमने कहा क्या मतलब इसका। कहा कि हमें 3 लोगों, अच्छा ये बात समझ लीजिए कि मेरी रॉय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आदमी नहीं थी, और वो उनका कोई कमिटमेंट ये नहीं था कि किसी मार्क्सिस्ट हैं या राइटिस्ट हैं या हिंदुवादी हैं या इस्लामिस्ट हैं, नो, नॉट एट ऑल। वो बिल्कुल ह्यूमन, एक यूं कहा जाए डेमोक्रेटिक महिला थी, और सेकुलर, बिल्कुल सेकुलर।
उन्होंने तो बगावत कर रखी थी अपने इश्यूज को लेकर के, महिलाओं के इश्यूज को लेकर, तो स्त्रीवादी भी थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से हमारे केरल को आगे बढ़ाने में 3 शक्तियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने कहा कौन कौन? तो कहा एक तो हमारे राजे रजवाड़े जो पुराने हैं, वो आपके राजे रजवाड़ों से, नॉर्थ के ज्यादातर राजे रजवाड़ों से ज्यादा तरक्की पसंद थे। हमारे यहाँ एफर्मेटिव एक्शन राजे रजवाड़ों ने पहले शुरू किया था। उन्होंने इसके लिए ट्रावनकोर और उस कई वहां के राजघरानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना जो है उन लोगों ने कराई थी। और दूसरा क्रिश्चियन मिशनरीज का नाम लिया। उन्होंने कहा क्रिश्चियन मिशनरीज जो आई हमारे यहाँ, तो उन्होंने तांता लग गया, स्कूली शिक्षा का विस्तार इतना ज्यादा हुआ कि हर और किसी समुदाय को रोकते नहीं थे, कि आप हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकते। और तीसरा काम जो हुआ वो आजाद भारत में जब सरकार बनी और जब वहां पर खासकर जब ये जो ईएमएस नंबूद्रिपाद वगैरह की सरकार आई, तब उसने 2 काम बड़े कर दिए। पहला काम किया, लैंड रिफॉर्म्स बिल ला दिया, भूमि सुधार का बिल, जिससे कि गरीबों में भी जमीन का वितरण हो जाए। और दूसरा काम किया, एजुकेशन बिल लाया। और इन्हीं 2 बिलों के कारण उस सरकार को डिमोलिश कर दिया गया, उस सरकार को अपदस्थ कर दिया। यानी भारत में जनतंत्र का सूर्योदय हो रहा था, लेकिन एक खूबसूरत ढंग से काम करने वाली सरकार खत्म की जा रही थी, उसको डिसमिस कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। अब वो अलग कहानी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यह सच है कि अगर केरल में लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुआ होता, यानी समाज में गैर बराबरी कम न होती, दूसरी बात एजुकेशन बिल न आया होता, और प्राइवेट जो तमाम धंधेबाजी स्कूलों की चल रही थी उसको सरकार ने अपने हाथ में न लिया होता, तो बेहतर ढंग की शिक्षा नहीं हो पाती। और तीसरा जो पहलू था कि जो एक ट्रेडिशन या एक विरासत उनके पास न होती, राजे रजवाड़े जो उनके प्रगतिशील थे, तरक्की पसंद थे, जो उनके यहाँ ईसाई मिशनरी आई थी, उन्होंने जो काम किया था, बहुत सारे मुस्लिम स्कूल्स भी खोले गए थे, मदरसाज। तो इन सबका जो एक परिणाम था, इसके कारण केरल का इतना बड़ा विस्तार और विकास हुआ, और इसलिए वो स्टेट इतना अच्छा बना। अब देखिए हम यहाँ बैठे हैं, इतने सारे लोग हैं, लेकिन हम देखिए अब महिलाओं की संख्या कितनी कम है। ये तो अच्छा है कि महिलाएं 2-3 हैं, लेकिन कई जगह जब मैं जाता हूं तो वाकई महिलाएं बिल्कुल नहीं होती हैं। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि कहीं ना कहीं हम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमागों में बहुत सारी समस्याएं हैं। और वो समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लेवल पर, सोच के लेवल पर, कल्चरल जो वैल्यूज हैं उनके लेवल पर हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं। एक दूसरा उदाहरण मैं देकर अपनी बात, इस मुद्दे को यहीं कंक्लूड करूंगा कि देखिए जम्मू कश्मीर को शेष भारत में एक मुसलमानों का स्टेट माना जाता है, जो कश्मीर के कारण ये एक धारणा बनी है। लेकिन जम्मू कश्मीर गंगा जमुनी तहजीब जो आप लोग कहते हैं ना यहाँ के बारे में, इस एरिया के बारे में, जहाँ ऐसी कोई तहजीब दिखाई फिलहाल तो नहीं पड़ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको यकीनन मैं आपको बताऊं कि लंबे समय तक बहुत बेहतर समाज रहा है और बहुत खूबसूरत ढंग की वहां पर सोच और समझदारी और संवेदना लोगों की दिखाई देती रही है। ये क्यों? मैं मिलिटेंसी के पहले के दौर की बात बता रहा हूं कि देखिए वहां की जो राजा साहब थे, उनके खिलाफ जब लड़ रहे थे लोग, वहां पे आजादी की लड़ाई, उनकी अपनी आजादी की लड़ाई थी, तो उस आजादी की लड़ाई का नेतृत्व मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला करते थे। लेकिन 1939, अगर मैं याद कर रहा हूं, अगर डेट थोड़ी सी ईयर थोड़ा मुझसे गलत हो जाए तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, गूगल में देख लीजिएगा, 39 के आसपास शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी का नाम कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से पलटकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। और वो लड़ाई लड़ते रहे कि भाई राजतंत्र नहीं चलेगा, महाराजा का ये जो शासन है नहीं चलेगा, और इंस्टीट्यूशंस भी बिल्ड करते रहे अपनी लड़ाई के दौरान, संस्थाएं भी बनाते रहे। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हिंदुओं, मुसलमानों, बौद्धों सबके नेता बनकर इमर्ज किए, बड़े नेता। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जम्मू कश्मीर की, तो उसमें उनके नुमाइंदों को भी रखना पड़ा, और बड़ी संख्या में उन्हीं के लोग थे। और भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें भी जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ा था। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का विलय, यानी जो भारत के साथ जो एक्सेशन है वो जो हुआ, उसमें अगर 3 लोगों का सबसे बड़ा रोल है, तो उसमें एक बीबी मेनन एंड क्या नाम है, शेख अब्दुल्ला और नेहरू, ये 3 ने बहुत बड़ा काम किया एक्सेशन में। सारी की सारी जो योजना है उसको अमली जामा पहनाने का काम उन लोगों ने किया। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने क्या काम किया जिससे कश्मीर बदल गया? मिलिटेंसी से पहले कश्मीर को आप उनका डेटा उठाकर देख लीजिए डेवलपमेंट का। कम्युनल राइट्स की कोई वहां कभी कम्युनल राइट्स नहीं हुए उस दौर में। जो पहले झगड़े होते थे वो कम्युनल नहीं थे उस तरह से, बल्कि राज्य संचालित थे या पॉलिटिकल लोगों द्वारा संचालित होते थे, जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था खासकर रजौरी पुंछ के दौर के इलाके में। लेकिन कश्मीर वैली में और दूसरे हलकों में भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था वो लगातार बढ़ता गया। वो क्यों? क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने सत्ता में आने के साथ 2 बड़े काम किए।
पहला काम लैंड रिफॉर्म्स का और दूसरा काम एजुकेशनल रिफॉर्म्स।